बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन भी जो है, कल हमने देखा था एग्जांपल्स में एलोट्रॉपिक की कि कार्बन भी जो है वो एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है। जो बेसिक एलिमेंट है उसमें एलोट्रॉपिक सारी है, जितनी भी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होंगी उनमें बेसिक एलिमेंट क्या होता है, हमेशा कार्बन होता है, हमेशा कार्बन होगा। लेकिन अब वो उसकी डिफरेंट अरेंजमेंट की बेस पे आप देखेंगे कि जो कार्बन है वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो जब वो डिफरेंट होता है तो उसका मतलब है वो हम कहते हैं कि वो जो उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो उसकी क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। ठीक, तो कार्बन की वो कहता है कि टोटल कितनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं। कितनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, 3। कल भी हम पढ़ के आए थे, पहली डायमंड है, फिर ग्रेफाइट और फिर बकी बॉल्स होती हैं। ठीक है, अब वो सबसे पहले स्टार्ट करता है डायमंड को। डायमंड की एग्जिस्टेंस वो बताता है कि डायमंड जो है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, या साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है और फिर ऑस्ट्रेलिया में जो है वो डायमंड सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसकी एग्जिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद वो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड पे। तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड पे वो ये कहता है कि ये क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें सारे के सारे कार्बन एटम जो हैं वो टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होते हैं। कैसे बॉन्डेड होते हैं, टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होते हैं। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जैसे आप तो यहाँ नजर आ रहे हैं, अगर ये कार्बन 1 है, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, इस तरह से सारे के सारे कार्बन्स क्या हैं, आपस में टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होते हैं। कैसे बॉन्डेड है, ये देखें, ये फिर ऐसे और फिर ये ऐसे, जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई है। तो ये क्या है, टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होते हैं सारे के सारे कार्बन एटम्स आपस में। अच्छा, जब ये एक ही कार्बन एटम तो नहीं, ये एक ही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं है, ये आगे जो है वो इसी तरह से ही देखें आप, ये भी कंटिन्यू है, इसने भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया है, ये भी कंटिन्यू है, इसने भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया है। तो वो ये कहता है कि ये एक चेन बन जाती है या इंटरलॉक स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स क्या करती हैं, या टेट्राहेड्रली बॉन्डेड जो कार्बन एटम्स होते हैं वो क्या करती हैं, आपस में इंटरलॉक होते हैं। इंटरलॉक होने के बाद क्या बना देती हैं, डायमंड बना देती हैं। लेकिन वो सिर्फ एक की जब बात करता है तो उसमें वो ये कहता है कि कार्बन एटम कैसे अटैच होते हैं एक दूसरे से, टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कहता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड में वो सबसे पहले ये कहता है कि डायमंड जो है वो हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड होता है, यानी उसकी हार्डनेस बता रहा है। ये कहता है कि डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वर्ल्ड में। अब उसकी रीज़न क्या होती है, हर कार्बन एटम जो है वो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है आगे 4 कार्बन एटम से। ठीक है, एक कार्बन आपको पता है उसकी कितनी वो हो सकती है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 कार्बन की, यानी वो 4 कार्बन को अपने साथ अटैच या 4 बॉन्ड और नए बना सकता है। तो वो 4 बॉन्ड जो है वो किसके साथ बना लेता है, ये कार्बन 4 और कार्बन के साथ। किसके साथ बना लेता है, 4 और कार्बन के साथ बना लेता है। तो 4 और कार्बन के साथ जब ये कोवलेंटली बॉन्डेड हो जाता है, कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं है। ठीक है, तो अब वो क्या कहता है कि एक पैक स्ट्रक्चर होने की वजह से हम ये कहते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। और इस वजह से हम ये कहते हैं जो ये वाला इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें सारे के सारे कार्बन्स क्या हैं, इंटरलॉक हो गए हैं। इसकी वैलेंसी क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। जब वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब कि ये क्या है कि वो कंपाउंड क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। वो कंपाउंड क्या होता है, हार्ड हो जाता है, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं रहता। ठीक है, आपको पता है जब भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं तो बॉन्ड ब्रेकेज मुश्किल हो जाती है। इसी तरह से आप देखो इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कौन सी है, कोवलेंट बॉन्ड की है। कोवलेंट बॉन्ड ने उनको क्या किया हुआ है, आपस में हेल्ड किया हुआ है। तो उसकी वजह से हम ये कहते हैं जितना ये स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड ब्रेकेज उतनी मुश्किल है, यानी इन बॉन्ड्स को तोड़ना या फिर इस कंपाउंड को तोड़ना क्या है, मुश्किल है। उसके बाद वो जाता है इसकी कंडक्टिविटी पे। तो कंडक्टिविटी में वो कहता है कि डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि या तो ये ना तो हीट कंडक्ट कर सकता है ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। अब क्यों नहीं कर सकता, रीज़न क्या है, आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए होंगे कि जो कंडक्टेंस है वो किस वजह से फॉलो हो सकती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किस वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन। जिस कंपाउंड में, जैसे अब मेटल्स हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो सकता है। ठीक है,
लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं, जैसे आयनिक कंपाउंड उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है मोल्टन स्टेट में या सोल्यूशन स्टेट में, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स की जब हम बात करते हैं तो हमने कह दिया कि कार्बन के पास वैलेंसी थी 4 की, उसने उन 4 को क्या कर लिया है, 4 कार्बन्स अपने साथ अटैच कर लिए हैं। जब 4 कार्बन्स अटैच कर लिए हैं तो इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, इसके चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, कंज्यूम हो गए हैं। ठीक है, जब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही कोई नहीं है तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट होती है जब फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसकी रीज़न है कि कार्बन जो है वो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है चारों और कार्बन एटम से, तो इसके दरमियान कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या हीट कंडक्ट भी नहीं कर सकेगा। अच्छा, उसके बाद जाते हैं यूजेस ऑफ डायमंड पे। तो ऑर्नामेंटल पर्पस, यानी कि ये नुमाइश वगैरह के लिए जिस तरह आप एज अ ज्वेलरी हम यूज़ करते हैं डायमंड्स को, तो एक तो वो पर्पज़ हो गया। इसके अलावा ग्लास कटिंग, जो ब्लैक डायमंड होता है, ठीक है, ब्लैक डायमंड ग्लास कटिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टार्ट हो जाती है बकी, जो ग्रेफाइट है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ग्रेफाइट जो है वो बच्चे हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए आपका इतना लेक्चर काफ़ी है। कल हम ग्रेफाइट और बकी बॉल पढ़ने के बाद इस लेक्चर को क्या कर देंगे, इस चैप्टर को एंड कर देंगे। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आई है। जो आप लोग अपने नोट से देखेंगे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने जो डायमंड है इसको अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।